नमस्कार। लास्ट पॉलिटी में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो विधानसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं, सभापति, उपसभापति जो विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी होते हैं, इनके पद की नियुक्ति तथा इनको पद से हटाए जाने से संबंधित प्रावधान हम पढ़ रहे थे। इसी क्लास को या राज्य विधान मंडल के प्रावधानों को ही आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल 188 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 188 बात करता है कि जब राज्य विधान मंडल के सदस्य स्थान ग्रहण करते हैं तो उन्हें स्थान ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। अब ये बात यहाँ याद रखने की है कि जो राज्य विधान मंडल के सदस्य हैं उनको शपथ दिलाने का प्रावधान अनुच्छेद 188 में है, और जबकि राज्य विधान मंडल के वो सदस्य जो मंत्री बन चुके हैं या मंत्री पद को धारण करेंगे उनको शपथ दिलाने का प्रावधान आर्टिकल 164 क्लॉज 3 में है। दोनों में अंतर क्या है? अगर 188 को पढ़ते हैं तो इसमें सदस्यों को जो शपथ दिलाएंगे या तो राज्यपाल दिला सकते हैं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति शपथ दिलाएगा, जबकि राज्य विधान मंडल के सदस्य जो मंत्री पद को धारण करने वाले हैं अर्थात मंत्री परिषद में शामिल होने वाले हैं, उनको शपथ राज्यपाल ही दिलाते हैं। लिखकर समझते हैं। आर्टिकल 188 राज्य विधान मंडल और इसमें 188 बात करता है राज्य विधान मंडल के अब राज्य विधान मंडल में क्या क्या आएगा? विधानसभा और विधान परिषद। राज्य विधान मंडल के सदस्य स्थान ग्रहण करने से पहले, करने से पूर्व, अब स्थान कौन सा ग्रहण करेंगे? स्थान ग्रहण करेंगे राज्य विधान मंडल का या राज्य विधान मंडल में। करने से पूर्व राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त, राज्यपाल या राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष, व्यक्ति के समक्ष शपथ या गोपनीयता की शपथ लेंगे या शपथ लेंगे। अब यहां थोड़ा अंतर क्या है? अंतर मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब हम आर्टिकल 164 क्लॉज 3 पढ़ रहे थे तो इसमें बात की जा रही थी राज्य विधान मंडल, राज्य विधान मंडल के मंत्रियों को शपथ राज्यपाल दिलाता है। अंतर क्या है? देखो, राज्य विधान मंडल की बात की जा रही है यहां 178 में, राज्य विधान मंडल के सदस्य। यहां भी राज्य विधान मंडल के सदस्यों की ही बात की जा रही है, लेकिन ये सदस्य मंत्री पद को धारण करने वाले हैं। तो मंत्री पद को धारण करने वाले सदस्य, राज्य विधान मंडल के वो सदस्य जो मंत्री पद को धारण करने वाले हैं, उनको शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं, ऊपर हम पढ़ रहे हैं राज्य विधान मंडल के सदस्य, वो सदस्य जो मंत्री पद नहीं मिला जिन्हें, इसमें सत्ताधारी दल के सदस्य भी शामिल होंगे, जिसने अपनी सरकार बनाई है वो सदस्य भी शामिल हैं। उनको भी शपथ जो मिलेगी ना वो 188 के अंतर्गत मिलेगी। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि ए पार्टी किसी राज्य में चुनाव जीत गई, उसने अपनी सरकार भी बना ली,
तो उसके सदस्यों को जो शपथ दिलाई जाएगी वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत दिलाई जाएगी? यहाँ बात सदस्यों की है, मंत्रियों की बात नहीं है। तो 188, अनुच्छेद 188 के अंतर्गत फिर से यही क्वेश्चन, ए नाम की पार्टी किसी राज्य में पूर्ण बहुमत हासिल कर लेती है या बहुमत से सरकार बना देती है अपनी, तो इसके मंत्रियों को शपथ दिलाने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 164 क्लॉज 3 में है। दोनों में अंतर आ जाएगा। यहां पार्टी तो ए ही है, सत्ताधारी पार्टी है, बहुमत प्राप्त करने वाली पार्टी है, लेकिन कुछ लोग मंत्री बनेंगे और कुछ सदस्य ही रह जाएंगे। तो जो सदस्य रह जाएंगे 188 के अंतर्गत उन्हें शपथ या तो राज्यपाल दिलाएंगे, राज्यपाल द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। वहीं 164(3) में ये कहा गया है कि जो सत्ताधारी दल है, जो मंत्री पद को धारण करने वाले सदस्य हैं, उनको शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। दोनों में अंतर है, याद रखना। नेक्स्ट, आर्टिकल 189, 189। 189 बात करता है राज्य विधान मंडल में मतदान रिक्तियों के होने पर भी कार्य करने की शक्ति तथा गणपूर्ति यानी कोरम। अब अनुच्छेद 189 तीन तरह से बात कर रहा है। ये मतदान को समझा देगा हमें, मतदान की बात कर रहा है। ये बात रिक्ति की भी कर रहा है। रिक्ति का मतलब जो सदस्य एब्सेंट हैं, आए नहीं हैं, और उनकी गैर मौजूदगी में भी कार्य करने की शक्ति राज्य विधानमंडल की है। और इसमें फिर उसके बाद ये गणपूर्ति की बात करता है। तो सबसे पहले मतदान की बात करते हैं। सदन में मतदान, ये सदन के मतदान की बात है। देखो, सदन में किसी प्रश्न का निर्णय जो लिया जाएगा वो सदस्यों के द्वारा बहुमत से लिया जाता है। मतलब कोई प्रश्न उठा, उस पर वोटिंग होगा, और वोटिंग में जो उस प्रश्न के संबंध में पक्ष में, उस प्रश्न के पक्ष में जितने ज्यादा वोट जाएंगे उसी के आधार पर निर्णय होगा। कोई हाँ में वोट देगा, कोई ना में वोट देगा। प्रश्न किसी विधेयक से संबंधित हो सकता है, जन कल्याण से संबंधित कोई विधि कानून हो सकता है, सरकार कुछ नवाचार करना चाहती है उससे संबंधित कोई प्रश्न हो सकता है, या कोई विधेयक, कोई कानून हो सकता है। तो जितने भी काम होंगे यहाँ वो सब बहुमत से होते हैं सदस्यों के, वो जब भी तो पारित होगा। अब यहाँ मतदान होगा इसके लिए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे कि राज्य विधानमंडल के सदनों में किसी भी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से होता है। अब बहुमत कैसे आएगा? वो मतदान से आएगा।
वोट होगी जब भी तो आएगा। किसी प्रश्न के संबंध में, कोई प्रश्न है, उस प्रश्न के संबंध में मतदान हुआ। अब मतदान में दो तरह की स्थिति होगी, बल्कि तीन तरह की स्थिति होगी। कुछ लोग तो इस प्रश्न के प्रति, यानी इस प्रश्न के पक्ष में चले जाएंगे, कुछ लोग विपक्ष में चले जाएंगे, और कुछ लोग ना पक्ष में जाएंगे ना विपक्ष में जाएंगे। तीन स्थिति बन सकती है। अब यहां ये बात समझने की है कि बहुमत वो माना जाएगा जो अधिकतम होगा। पक्ष वाले अधिकतम है लोग या विपक्ष वाले अधिकतम है, तो जो अधिकतम होगा वही बहुमत माना जाएगा। उसी के आधार पर तय होगा, प्रश्न पर निर्णय जो होगा उसी के आधार पर होगा। इसमें एक बात ध्यान रखने की है, बहुमत से होता है तथा पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। अब पीठासीन अधिकारी कौन है? पीठासीन अधिकारी है जो पीठासीन अधिकारी मतलब विधानसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का उपाध्यक्ष। प्रथमतः मतदान नहीं करेंगे। या इस बात को हम कैसे लिखेंगे? इस बात को हम लिखेंगे, इस बात को ऐसे नहीं लिखते, इस बात को हम लिखेंगे राज्य विधानमंडल के सदनों में किसी प्रश्न का निर्णय बहुमत से होता है जिसमें पीठासीन अधिकारी, या ऐसे लिखेंगे जिस मतदान में से होता है तथा इस मतदान में पीठासीन अधिकारी मतलब अध्यक्ष विधानसभा के संदर्भ में, और सभापति, सभापति विधान परिषद के संबंध में भाग नहीं लेंगे। मतदान से संबंधित सबसे पहला फैक्ट हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि राज्य विधानमंडल के सदनों में किसी प्रश्न या किसी प्रश्नों का निर्णय बहुमत से होता है, लेकिन इस प्रकार के मतदान में पीठासीन अधिकारी भाग नहीं लेंगे। इसका मतलब ये है कि विधानसभा में कोई प्रश्न उठता है और वहां वोटिंग होती है उस पर, तो यहां अध्यक्ष इस वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, वोट नहीं देंगे। ऐसे ही अगर विधान परिषद में कोई प्रश्न उठता है तो उसमें जो सभापति होंगे वो उस वोटिंग में भाग नहीं लेंगे, वो वोट नहीं कर सकते, सदस्य करेंगे। और इसी में दूसरा फैक्ट, मतदान में ही दूसरा फैक्ट पढ़ेंगे हम। पीठासीन अधिकारी किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है सभापति और अध्यक्ष की। किसी भी कार्यवाही में या प्रश्न के निर्णय पर प्रथमतः मतदान नहीं करेंगे, लेकिन निर्णायक मतदान करेंगे।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई कार्यवाही चल रही है राज्य विधानमंडल में, या कोई प्रश्न उठा है। ऐसा मान के चलते हैं कि सरकार कोई कानून लाना चाहती है, और इस कानून पर बहस बहस हो गई है काफ़ी विधानसभा में। कुछ सदस्य कहते हैं कि ये कानून काला कानून है, इसे पारित नहीं होने देंगे। कुछ सदस्य कह रहे हैं कि कानून अच्छा है, प्रावधान बहुत ठीक है, जनता के हित में है, पारित करेंगे। अब वोटिंग हो जाती है इस पर। अब हम विधान सभा का उदाहरण ले लेते हैं। किसी राज्य में विधानसभा में 400 सीटें हैं, और कोई कानून या कोई प्रश्न या किसी कानून से संबंधित प्रश्न उठा और उस पर वोटिंग हो गया। अब ये जो वोटिंग है, पहली कंडीशन ये है कि 200 वोट इसके पक्ष में गए, इस कानून के, और 150 वोट विपक्ष में गए। तो बहुत सीधी सी बात दिखती है कि जो बहुमत मिला है प्रश्न के पक्ष में मिला है, ये पहली स्थिति है। लेकिन दूसरी स्थिति हो सकती है कि विधानसभा ही है। अब देखो, यहां एक बात समझने की है। यहां 350 लोगों ने मतदान किया, 50 सदस्य तटस्थ थे, मतलब उन्होंने ना तो पक्ष में गए वो, ना विपक्ष में गए, या वो अनुपस्थित थे। अब 350 में से 200 वोट एक तरफ चली जाती हैं, 150 एक तरफ जाती है, तो इस प्रश्न के हित में आ गया फैसला। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि 400 लोग हैं, और यहां एक बात और ध्यान रखना कि इस वोटिंग में विधानसभा के जो पीठासीन अधिकारी हैं, पीठासीन अधिकारी विधानसभा के कौन होंगे? विधानसभा के अध्यक्ष। ये वोट नहीं करेंगे यहां, ना ये 200 में शामिल है, ना ये 150 में शामिल है, ये वोट कर ही नहीं सकते इसमें। दूसरी स्थिति यह है कि 400 सदस्य हैं, और इस प्रश्न से ही संबंधित विवाद उठ गया, और सभी सदन में सदस्य आए हैं। 401 सदस्य मानते हैं भाई, ये लो, 401 सदस्य हैं। अब 200 सदस्यों ने प्रश्न के पक्ष में वोट दिया, और 200 ने विपक्ष में वोट दिया। अब बात उलझ गई, और इस वोट में अभी पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष अभी भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन अब यहां बात उलझ जाती है, तो अब पीठासीन अधिकारी को निर्णायक मत देना होगा। निर्णायक कैसे होगा? अगर वो पक्ष में चले गए प्रश्न के, तो प्रश्न को बहुमत मिल जाएगा, कानून पारित हो जाएगा। अगर वो विपक्ष में चले गए तो कानून समाप्त हो जाएगा। अब देखो, एक वोट जो है उस कानून की रूपरेखा तय कर देगी। तो यहां जो निर्णायक मत होगा, अगर ये पक्ष में चले गए तो 201 वोट मिल गए ना, इस प्रश्न के पक्ष में आ गए 201 वोट। और ये जो एक वोट था ये अध्यक्ष का था, तो इसे हम निर्णायक कहेंगे। यदि विपक्ष में चले गए इस कानून के, तो कानून बीच में रुक गया, पारित नहीं हो पाया, ये भी अध्यक्ष का निर्णायक मत माना जाएगा। तो दूसरी कंडीशन ये समझाना चाह रहा था मैं। नेक्स्ट, गणपूर्ति। गणपूर्ति को हम कैसे लिखेंगे? हम गणपूर्ति को लिखेंगे कि विधान मंडल के सदनों में कार्यवाही चलाने के लिए
सदस्यों की न्यूनतम संख्या का होना ही गण पूर्ति कहलाता है। अगर सदन की कार्यवाही चलानी है तो उसके लिए मिनिमम सदन में सदस्य कितने होने चाहिए, यही गण पूर्ति या कोरम कहलाता है। वर्तमान में जब तक राज्य विधानमंडल ये तय नहीं कर देता कि भी कितने सदस्यों की गण पूर्ति मानी जाएगी न्यूनतम कार्यवाही चलाने के लिए, तब तक जो है जो कुल सदन की संख्या का 1/10 भाग कोरम माना जाएगा। कैसे समझते हैं? सदनों में किसी एक सदन को ले लेते हैं, विधानसभा को ले लिया। विधानसभा में किसी ए राज्य की विधानसभा में 200 सीटें हैं और 200 सीट में जो है काफी मात्रा में सदस्य अनुपस्थित हैं, तो विधानसभा की कार्यवाही चलेगी या नहीं चलेगी इसका फैसला ये न्यूनतम संख्या करेगी। अगर 1/10 सदस्य उस दिन उपस्थित हैं तो कार्यवाही चलेगी, वरना नहीं चलेगी। पहले दिन देखते हैं। 1/10 सदस्य का मतलब न्यूनतम कितने होने चाहिए? 20 सदस्य सदन में होने ही चाहिए तो कार्यवाही चलेगी सदन की। लेकिन अगले दिन 200 में से केवल 10 ही सदस्य आए तो उस दिन कार्रवाई नहीं चलेगी सदन में, या 18 आए तो भी नहीं चलेगी, 19 आए तो भी नहीं चलेगी। 1/10 न्यूनतम सदस्य होने ही चाहिए सदन की कार्यवाही चलाने के लिए, ये कोरम होता है। ठीक है, नेक्स्ट। अनुच्छेद 196 पढ़ेंगे, 196। अनुच्छेद 196 हमें बताता है कि विधेयक के मामले पर विधानसभा और विधान परिषद में कौन सर्वाधिक शक्तिशाली है। कहने का मतलब यह है, अनुच्छेद 196 को जो पढ़ते हैं तो इसमें विधायी प्रक्रिया है या विधायी प्रक्रिया ही है, विधेयक से संबंधित प्रावधान है। अब विधेयक को पारित करने की शक्ति किस में अधिक है? विधानसभा में अधिक है या विधान परिषद में अधिक है? या विधेयक के संबंध में जो प्रभावी फैसले लेने का या प्रभावी फैसले जो ले सकता है सदन, वो कौन सा है, उसे समझते हैं। राज्य विधान मंडल में 2 सदन, एक विधानसभा होती है, एक विधान परिषद होती है। आर्टिकल 196 बात करता है राज्य विधान मंडल में विधेयक पेश व पारित होना। विधेयक का पेश होना व पारित होना। सबसे पहले तो विधेयक का मतलब क्या होता है? विधेयक का मतलब होता है बिल। कोई कानून यानी कोई कानून अधिनियम बनने से पहले वो विधेयक के रूप में ही जाता है। एक कागज का टुकड़ा जिस पे प्रावधान लिखे होते हैं। कृषि से संबंधित कोई कानून बनाना है राज्य सरकार को, ये समझना, तो इसका एक ड्राफ्ट तैयार करेगी, एक फॉर्मेट तैयार करेगी और इस फॉर्मेट को ही बिल कहा जाएगा। और ये जब तक बिल रहेगा जब तक ये इसकी अधिसूचना जारी नहीं हो जाती। अधिसूचना कब होगी? किसी राज्य में अगर विधानसभा है, केवल एक सदनीय राज्य विधानमंडल है, मतलब विधानसभा है, तो विधानसभा ने पारित किया, राज्यपाल के पास भेज दिया, राज्यपाल ने पारित किया, अधिसूचना जारी हो गई।
एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, बिल खत्म हुआ। किसी राज्य में द्विसदनीय राज्य विधान मंडल है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। पहले विधानसभा में जाएगा, फिर विधान परिषद में जाएगा, वहां से पारित होगा, फिर राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल पारित करेंगे, तब कानून बनेगा। तो जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता, जब तक ये बिल होता है, इसमें किसी विषय से संबंधित प्रावधान होते हैं। ये बात ध्यान रखना कि राज्य विधान मंडल केवल राज्य सूची व संवर्ती सूची में आने वाले जो विषय हैं उन पर ही कानून बना सकता है। कानून कौन कौन से विषय पर बना सकता है? जो राज्य सूची में आते हैं और संवर्ती सूची में आते हैं, उनसे संबंधित विधेयक ही संविधान, उससे संबंधित विधेयक ही राज्य विधानमंडल में पेश करेगा। तो विधेयक का मतलब बिल होता है। अब ये जो विधेयक है ये दो तरह के होते हैं। हमने जब संसद पढ़ी थी उसमें बात की थी इसकी। अब सबसे पहला जो विधेयक होता है, एक होता है सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक कौन सा विधेयक? जिस विधेयक को मंत्री पेश करे, पेश करता है, क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक कहलाएगा। पेश कहां करेगा? राज्य विधानमंडल में। राज्य विधानमंडल का मतलब विधान सभा या विधान परिषद, विधानसभा या विधान परिषद किसी में भी पेश कर सकता है। दूसरा बिल होता है गैर सरकारी विधेयक। अब गैर सरकारी विधेयक किसको कहेंगे? गैर सरकारी विधेयक कहेंगे जो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा पेश होता है। और मैंने कितनी बार तुम्हें बताया है कि भाई जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल के जो सदन हैं, कौन कौन से सदन हैं? विधानसभा है और विधान परिषद है। इन दोनों में जो बैठने वाले कैंडिडेट हैं वो सदस्य कहलाएंगे सभी। लेकिन इन सदस्यों में से जो मंत्री परिषद में शामिल हो जाएगा वो मंत्री कहलाएगा। अब मंत्री के द्वारा जो विधेयक पेश किया जाएगा विधानसभा में या विधान परिषद में, सरकारी विधेयक कहलाएगा। और जो विधेयक सदस्यों के द्वारा पेश किया जाएगा ये क्या कहलाएगा? गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। ये भी याद रखना कि भले ही सत्ताधारी दल ने, जिसकी सरकार है, उसके किसी सदस्य ने ही बिल पेश किया है और वो मंत्री परिषद में शामिल नहीं है, तो वो भी गैर सरकारी विधेयक ही कहलाएगा, क्योंकि वो भी केवल सदस्य है, मंत्री नहीं है। तो ये तो होगी कहानी विधेयक की। अब चलते हैं आगे। अब किस तरह से पारित होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं साधारण विधेयक की। साधारण विधेयक साधारण विधेयक संसद सदन के किसी भी सदन में, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में, यानी विधानसभा या विधान परिषद, पेश किया जा सकता है। और जब ये पेश हो जाएगा,
किसी एक सदन में पेश हुआ, पारित कर दिया गया, फिर दूसरे सदन में भेजा गया, पारित कर दिया गया, फिर उसके बाद राज्यपाल के पास भेजा गया, कानून बन गया। राज्यपाल ने इसको पारित कर दिया, कानून बन गया। लेकिन जब दूसरे सदन में विधेयक जाता है तो कौन कौन सी स्थितियां बन सकती हैं, उसकी तरफ चलते हैं। साधारण विधेयक है और इसे जो है विधानसभा द्वारा विधानसभा में कोई विधेयक लाया गया, उसे पारित किया गया, विधानसभा द्वारा पारित विधेयक, और उसे विधान परिषद में भेज दिया गया। पारित विधेयक जब विधान परिषद में भेजा जाता है तो परिषद, कौन सी परिषद? विधान परिषद निम्न प्रकार से निर्णय ले सकती है उस विधेयक पर। अब ये क्या क्या निर्णय लेगी, इसको समझना। देखो, विधानसभा में विधेयक लाया गया था, पेश किया गया था, पारित कर दिया गया। कहां भेजा जा रहा है विधेयक? विधान परिषद में भेजा जा रहा है। अब विधान परिषद इस पे क्या डिसीजन लेगी? पहला डिसीजन ले सकती है स्वीकार कर, पारित कर दे। आया ऐसा का ऐसे ही पारित कर दिया, झंझट खत्म हुई। दूसरी स्थिति, विधेयक में संशोधन कर, पारित किया तथा विधानसभा को विचारार्थ के लिए भेज दिया। अब यहां बात समझने की है भाई। एक विधेयक विधानसभा पारित करती है, विधान परिषद में भेज देती है। अब उस पर दूसरा स्टेप ले लिया विधान परिषद ने, उसके प्रावधानों को संशोधित कर दिया। संशोधन का मतलब क्या है? संशोधन का मतलब तीन मतलब हो सकते हैं संशोधन के। प्रावधानों को बढ़ाया जा सकता है, प्रावधानों को कम किया जा सकता है, प्रावधानों को समाप्त किया जा सकता है। संशोधन का मतलब यही तो है। कोई कानून है, उस कानून में संशोधन किया गया, तीन तरह से हो सकता है। उसमें कुछ प्रावधान बढ़ा दिए गए हों, या कुछ प्रावधान समाप्त कर दिए गए हों, या कुछ प्रावधान कम कर दिए गए हों। तीनों में अंतर है, तो ये चीज ध्यान रखना। वैसे तो समाप्त वाला कम करने से ही इक्वल कर सकते हैं हम, समाप्त कर देना या कम कर देना बात एक ही है। तो प्रावधानों का ऐसा हो सकता है कि स्वरूप बदल दिया हो। तो तीन तरह से ही अंतर पढ़ा जा सकता है संशोधन में, तीन प्रकार से ही पढ़ सकते हैं। अब इसमें क्या किया, इसने संशोधन करके विधानसभा को वापस भेज दिया कि भी हमने संशोधन किया, इस पर विचार करो आप। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है? अस्वीकार कर दे। और चौथी कंडीशन है लंबित रखे। अब यहां बात समझने की है, मतलब तीसरी कंडीशन में तो मना कर दिया कि हम स्वीकार नहीं करते इस प्रावधान को, इस कानून को पारित नहीं करेंगे। चौथी कंडीशन में है कि अपने पास रख लिया। अब ये अधिकतम 3 माह तक रख सकती है। अब बात कई बार आती भी है कि विधान परिषद, विधानसभा द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक को कितने समय तक रोक सकती है?
तो हम 4 महीने पढ़ते हैं, बहुत सी बुक में मैंने पढ़ा है 4 महीने हैं उसमें, है तो 4 ही, लेकिन गलत है वो, इस तरह से नहीं पढ़ना चाहिए। दोबारा 1 महीने और रोक सकती है, पहली बार केवल 3 महीने रोक सकती है किसी विधेयक को। अगर उस विधेयक को विधानसभा ने पुनः पारित कर फिर से भेज दिया विधान परिषद को, तो फिर 1 महीना रोकेगी। तो 3 तो पहले, और जो दोबारा पारित करके विधानसभा ने विधान परिषद में भेजा है 1 महीना वो, तो 4 महीने बैठते हैं विधान परिषद किसी विधेयक को, या साधारण विधेयक को, किसी को नहीं, साधारण विधेयक को अपने पास 4 महीने रोक सकती है। पहली बार में 3 महीने और दूसरी बार में 1 महीना, तो ये याद रखना इसमें। अब ये 3 कंडीशन बनी है। अब इस पे विधान सभा की क्या प्रक्रिया होगी, प्रतिक्रिया होगी, उसे समझते हैं। प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहली, अगर जो विधेयक विधानसभा ने भेजा था पारित करके, उसे स्वीकार कर लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब विधेयक में अगर संशोधन कर पारित किया तथा विधानसभा को विचारार्थ के लिए भेज दिया गया, पहली स्थिति तो ये, दूसरा अस्वीकार कर दे, तीसरा लंबित रखे, तो विधानसभा क्या करेगी? तो इसमें हम लिखेंगे विधानसभा विधेयक को, कौन सी कंडीशन की बात की जा रही है? बी की, सी की और डी की। ये पहले वाला तो खत्म ही हो गया, अब बात बी की, सी की और डी की है। विधेयक में संशोधन कर दिया, इसका मतलब यह है कि जो प्रावधान विधानसभा ने भेजे थे वो प्रावधान विधान परिषद के हिसाब से गलत हैं, तो ये अहम पे चोट हो गई। यानी विधान सभा ने जो निर्णय लिया था वो निर्णय गलत है, इसमें हम संशोधन करते हैं, तो अब जो है अहम की लड़ाई आ जाएगी। अब क्या होगा? संशोधन कर दिया, पहली स्थिति तो ये, दूसरी अस्वीकार कर दे, तीसरी स्थिति लंबित कर दे। तो सबसे पहले विधेयक में जब संशोधन कर दे, विधानसभा विधेयक को या विधेयक के संशोधित रूप को स्वीकार कर सकती है। स्वीकार कर लिया कि ठीक है यार, बहुत अच्छा प्रावधान है और ये प्रावधान हम मानते हैं, और पारित कर दिया इन्होंने, विधानसभा ने उस प्रावधानों को, इन संशोधन को पारित कर दिया। अब राज्यपाल के पास चला जाएगा, स्वीकार कर ले, पहली स्थिति। ठीक है। दूसरी स्थिति, जब विधान परिषद विधेयक को अस्वीकार कर दे या विधेयक को लंबित रखे, तो विधानसभा विधेयक को पुनः पारित कर विधान परिषद के पास भेजेगी, तथा अब विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम 1 माह तक लंबित रख सकती है। उसके बाद
वह विधेयक दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। ये बात समझने की है भाई। देखो, विधानसभा ने पहली बार विधान परिषद में एक प्रस्ताव पारित करके भेज दिया था, तो उसे 3-4 छूट थी विधान परिषद को, वो स्वीकार कर लेती है तो पारित हो गया वहां से भी और राज्यपाल के पास चले जाएगा विधेयक। लेकिन विधेयक में संशोधन कर पारित किया तथा विधानसभा को भेज दिया विचार करने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि इसमें विधानसभा दो तरह से काम करेगा। सबसे पहली स्थिति तो हो सकती है कि विधानसभा विधेयक के संशोधित रूप को स्वीकार कर ले, या इसे पूरी एक लाइन बना लो, या विधानसभा विधेयक को पुनः पारित कर। अब पुनः पारित क्यों करेगी? जो संशोधन विधान परिषद ने किया था वो संशोधन विधानसभा एक्सेप्ट नहीं करती है, तो अब उस विधेयक को पुनः पेश करके पारित कर देगी विधानसभा। पुनः दोबारा से उस विधेयक को पारित कर विधान परिषद के पास भेजेगी तथा अब विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम 1 माह तक लंबित रख सकती है। जब पहली बार भेजा था तो विधान परिषद ने संशोधन किया, वो संशोधन स्वीकार नहीं किया विधानसभा ने, या विधेयक को अस्वीकार कर दिया, तो भी विधानसभा ने उसका जो है लास्ट सोचा कि पुनः दोबारा पारित कर देंगे। तीसरी कंडीशन, 3 महीने तक अपने पास रखा, कोई जवाब नहीं दिया। जब 3 महीने खत्म हो गए उसके बाद उस विधेयक को पुनः पारित कर दिया। इन तीनों स्थिति में अगर तीनों स्थिति से विधानसभा तीनों स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया देगी, तो प्रतिक्रिया का मतलब यही होगा, पहली स्थिति तो हो सकती है कि संशोधन रूप को स्वीकार करके पारित कर देगी, लेकिन अगर संशोधन को विधान परिषद के नहीं मानती विधानसभा तो उस विधेयक को पुनः पारित कर देगी, और जैसे ही पुनः पारित करेगी ये फिर से विधान परिषद में जाएगा। अब विधान परिषद इसे केवल 1 माह तक रोक सकती है, और 1 माह तक उसने रोके रखा और उस पर अपने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी, ना स्वीकार किया, ना अस्वीकार किया, ना संशोधित किया, बस रोके रखा। 1 महीने बाद वो ऑटोमेटिक ही दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। तो यहां अब ये बात समझ में आती है कि विधेयक पर साधारण विधेयक पर विधानसभा की प्रभावी शक्ति है, या ऐसा कह सकते हैं साधारण विधेयक पर विधानसभा का क्षेत्राधिकार अधिक है, अपना आप ही पारित माना जाएगा। ठीक है, तो विधान परिषद यहां कमजोर है विधानसभा के सामने। नेक्स्ट, ये भी याद रखना, यदि कोई विधेयक विधान परिषद में निर्मित हो और उस विधेयक विधानसभा अस्वीकार कर दे, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। फिर से समझो, कोई विधेयक विधान परिषद में लाया गया और विधान परिषद ने उसे पेश किया, अपने यहां पारित किया और उसे अस्वीकार कर दिया विधानसभा ने, तो वो समाप्त हो जाएगा।
आर्टिकल 196 में हमने पढ़ा, जब साधारण विधेयक को विधानसभा पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो विधान परिषद 4 तरह से रिएक्ट कर सकती है उस विधेयक पर। पहली स्थिति है स्वीकार कर ले, स्वीकार कर लेगी तो विधेयक राज्यपाल के पास जाएगा, कानून बन जाएगा। दूसरी स्थिति है कि उस विधेयक को संशोधित कर दे और वापस विधानसभा के पास भेजे विचारार्थ के लिए, विचार करें संशोधन पर। तीसरी स्थिति विधेयक को अस्वीकार कर दे। चौथी स्थिति विधेयक को अपने पास रख ले। अधिकतम 3 महीने तक रख सकती है पहली बार में विधान परिषद। अब ये जो बाद की 3 स्थिति है कि भी विधेयक में संशोधन कर दिया, विधेयक को अस्वीकार कर दिया और विधेयक को लंबित रखा, अपने पास रखा 3 महीने तक। अगर ये तीनों स्थिति को स्वीकार नहीं करती है विधानसभा तो इस विधेयक को पुनः पारित कर देगी अपने यहाँ और पारित करके फिर विधान परिषद में भेजेगी। अब विधान परिषद उस विधेयक को अधिकतम 1 महीने तक रोक सकती है। 1 महीने बाद वो विधेयक दोनों सदनों से अपने आप ही पारित माना जाएगा और वो सीधा पहुंच जाएगा राज्यपाल के पास, राज्यपाल उसे पारित कर सकते हैं तो वो कानून बन जाएगा। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि विधानसभा की शक्ति किसी विधेयक को लेकर विधान परिषद की अपेक्षा अधिक है। आज बस इसमें इतना ही पढ़ेंगे। नमस्कार।